मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डिस्कस करते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होता है और ये ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में डिफरेंट सिम्टम्स डेवलप हो जाती हैं और प्रोग्रेसिव वीकनेस शुरू हो जाती है और स्केलेटल मसल्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें देखा जाए तो डुचने एक टाइप है, डुचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर बैकर एक टाइप है। इसी तरह से लिम्बगर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। फिर फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं जिनमें डिफरेंट सिम्टम्स डेवलप होती हैं और पेशेंट में वेरिएशन होती है डिजनरेशन की और म्यूटेशन होती है मसल्स की। तो अगर इसके कॉजेज़ को देखा जाए तो जेनेटिक इनहेरिटेंस, ये इसकी जेनेटिक म्यूटेशन इसकी एक मेन कॉज है जिससे मसल प्रोटीन की प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। एक्स लिंक इनहेरिटेंस डुचने में और बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में है जो ज़्यादातर लड़कों में होती है। और जो उसके उसके मसल्स में म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी सिम्टम्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डेवलप कर देती है। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री का बड़ा मेजर रोल है इसमें। अगर वालदैन में कहीं है और अगर उनके एंसेस्टर्स में अगर कहीं ये प्रॉब्लम है तो वो बच्चों में डेवलप हो सकता है। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि म्यूटेशन और जेनेटिक कोडिंग में जो है ना मसल्स की प्रोटीन की म्यूटेशन वो बायस बनती है इस तरह की मस्कुलर वीकनेस में और मस्कुलर डिजनरेशन में। सिम्टम्स को अगर देखें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तो उसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है, मसल्स की वेस्टिंग होती है, पेशेंट में इमेसिएशन देखी जाती है, उसका वज़न कम हो रहा है, उसके मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं और उसके मसल्स कम से कम होते जा रहे हैं। फिर उसे क्लाइंबिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और राइज़िंग फ्रॉम फ्लोर, ऊपर उठना, राइज़िंग फ्रॉम चेयर, तो ये जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे पेशेंट के लिए। उसके काव्स के मसल एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ये डुचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है। जॉइंट स्टिफनेस शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रेस्पिरेटरी मसल वीक हो जाते हैं और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है। और लेटर स्टेज में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट चलने में उनको दुश्वारी होती है, उनको उठने बैठने में दुश्वारी होती है, उनकी मोबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ओवरऑल मोबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो थोड़ी-सी उसके बाद एफर्ट के बाद वो गिर भी जाते हैं ऐसे पेशेंट मसल्स की वीकनेस की वजह से। जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसके लिए यूज़ करवाई जाती हैं, उनमें कास्टिकम दी जाती है जो कि प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस को कंट्रोल करती है, स्टिफनेस के लिए अच्छी है और मूवमेंट में डिफ़िकल्टी के लिए कास्टिकम को यूज़ किया जाता है। प्लम्बम मेटालिकम एक रेमेडी है जिसको पैरालिसिस या मसल्स वेस्टिंग में और ख़ास तौर पे लिम्स की मसल्स की वेस्टिंग में इसको यूज़ करवाया जाता है। जिंकम मेटालिकम रेस्टलेसनेस हो, अगर लेग्स की ट्रेमलिंग हो, ट्विचिंग हो और वीकनेस हो तो ऐसी सूरत में जिंक मेटालिकम यूज़ करते हैं। फास्फोरस को यूज़ करवाते हैं जब मसल्स की वीकनेस हो, फटीग हो और इसके साथ
वेस्टिंग हो और नर्व इन्वॉल्वमेंट उसमें मौजूद हो तो फिर फास्फोरस को यूज़ करवाते हैं। जैल्सीमियम को यूज़ करवाते हैं मस्कुलर वीकनेस में, जिसके साथ ट्रेमलिंग भी हो और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, तो ऐसी सूरत में जैल्सीमियम को यूज़ करवाते हैं। आर्निका मसल्स सोरनेस में और ख़ास तौर पे एक्सर्शन के बाद सोरनेस हो जाती हो मसल्स की, तो आर्निका को देते हैं। और स्टेनम मेटालिकम एक रेमेडी है जो कि आर्म्स की वीकनेस में, और जैसे ही कोई चीज़ लिफ्ट करे पेशेंट तो उसको आर्म्स में वीकनेस महसूस हो तो स्टेनम मेटालिकम यूज़ करवाते हैं। इसी तरह से लेथरस स्टाइवस यूज़ करवाते हैं पैरालिसिस में, वेस्टिंग मसल्स की और लोअर लिम्स की ख़ास तौर पे वेस्टिंग में हम ये रेमेडी यूज़ करवाते हैं। डाइटरी अगर देखा जाए कि क्या-क्या चीज़ें डाइट में ऐसी कंडीशन में बेहतर काम करती हैं और पेशेंट के सिम्पटम्स में इम्प्रूवमेंट होती है, तो उसमें जो डाइट प्रेफ़र करनी चाहिए वो है हाई प्रोटीन डाइट। जैसे कि मीट है, फिश है, एग्स हैं और बीन्स हैं, नट्स हैं, ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जैसे फिश में होते हैं, वॉलनट्स में होते हैं, फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, तो ये यूज़ कराना चाहिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करना चाहिए और वो मिल्क की सूरत में भी कैल्शियम अच्छा खासा पेशेंट को प्रोवाइड किया जा सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फोर्टिफाइड फूड से, सनलाइट से विटामिन डी मिल सकता है, तो ये इसका जो है वो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैग्नीशियम और पोटेशियम रिच फूड काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जैसे बनाना है, स्पिनच है, स्वीट पोटैटोज़ हैं, एवोकाडोज़ हैं, तो ये काफ़ी हद तक मसल्स के क्रैम्प्स को कंट्रोल करते हैं और मसल्स के फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हैं, उसमें बेरीज़ हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं और टोमेटोज़ हैं, ये काफ़ी हेल्प करते हैं और स्ट्रेस को भी दूर करते हैं। हाइड्रेशन रखनी चाहिए और जो हाइड्रेशन से फिर क्रैम्प्स प्रिवेंट हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म में भी सपोर्ट मिलती है। जिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो फूड नहीं लेना चाहिए, उसमें जंक और प्रोसेस्ड फूड है, जो कि ट्रांस फैट्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव शुगर को अवॉइड करना चाहिए, फिर एक्सेसिव सॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उनको जो है वो नहीं लेना चाहिए। ये ख़्याल रखना चाहिए। ये काफ़ी हद तक सपोर्टिव हो जाती हैं ये तमाम चीज़ें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में।